गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड सीजीएल जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के बीच डेट दे चुका है, आप लोग को 21-22 सितंबर 2024 को होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के बीच एक धुआंधार एक्सप्रेस के रूप में एक वीडियो लेके आऊँ जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल का नाम है मूव ऑन स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के बीच में जीएस का क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच में 30 क्वेश्चन होगा ऑन द बेस्ट सिलेबस। उसके साथ साथ फिर आप लोगों का झारखंड जीएस में 40 करवाऊंगा, फिर साइंस का क्वेश्चन में टोटल 20 कराऊंगा, फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन 20 कराऊंगा, फिर मैथ और रीजनिंग को देखूंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, सबसे इजी क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह ये दोनों ऐसे ग्रह जिसका एक भी उपग्रह नहीं होता, यानी कि ये दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं, यानी कि इसका जीरो है। क्लियर है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगर आप लोग को बोलता है ग्रह को असेंडिंग ऑर्डर सराएं, आप लोग को बोलेगा सूर्य के अनुसार। तो देखिए आप लोग एक ट्रिक याद करिए, एम भैम जेसन। देखिए मैं लिखता हूं एम भैम जेसन, ये आप लोग ट्रिक रखिए, आप लोग इससे कभी नहीं भूलिएगा। एम भैम जेसन, ये जो चार ग्रह होता है ये आंतरिक ग्रह होते हैं, ये जो चार ग्रह होता है इसे बोलते हैं ऑर्डर ग्रह। अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसके बीच में, यानी कि देखिए ये मार्स है, ये जुपिटर है। मार्स और जुपिटर के बीच में फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है? ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। निम्नलिखित देशों की राजधानी कौन सा सही मिलान नहीं है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है। चलिए देखते हैं। नारू, तो ऑलरेडी नारू का राजधानी क्या होता है? यारेन। बात करते हैं टोंगो का, तो टोंगो का राजधानी लोमे होता है। होंडुरस का होता है तोगी सिलगल्पा। वही बात करें अस्लोवाकिया, तो फ्रेंड्स अस्लोवाकिया की जो राजधानी होता है ब्राती अस्लावा होता है। मैं लिख देता हूँ, देखिए ब्राती अस्लावा होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है काराकस। तो फ्रेंड्स काराकस जो राजधानी होता है वह वेनेजुएला का राजधानी होता है। ये वेनेजुएला की राजधानी क्या होता है? काराकस होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही में राज्यसभा में किस जनजातीय भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हाल ही में राज्यसभा में संथाल भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? संथाल भाषा। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, संथाल भाषा को भारतीय संविधान के में 22वां भाषा के रूप में जोड़ा गया। क्लियर है? ऑलरेडी इसे जो जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, इसके द्वारा इसे जोड़ा गया है। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो एंडीज होगा। क्या होगा ये? एंडीज। एंडीज विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और यह जो होता है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्लियर है? और इसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है 7242 याद करिएगा, 7242 किलोमीटर है। क्लियर है? और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी उसे बोलते हैं अंकांका गुहा। क्या बोलते हैं? अंकांका गुहा बोलते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन सा क्षेत्र टोड़ा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो टोड़ा जनजाति का जो मूल निवास क्षेत्र उसे बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या होता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ जो होता है फ्रेंड्स वह टोड़ा जनजाति का मूल स्थान है ये, तो याद रखेंगे। और बात करते हैं फ्रेंड्स नीलगिरी पहाड़ी, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस स्थान पे मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। वही बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए गारो खासी जयंतिया, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे गारो खासी जयंतिया ये मेघालय के 3 पहाड़ होता है। ठीक है? तो मेघालय में पाई जाती है। कौन कौन से? गारो, खासी और जयंतिया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक आज़ादी का लेखक कौन है? तो आज़ादी का जो लेखक है फ्रेंड्स इसे बोलते हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय है। तो अरुंधति राय जो है पुस्तक आज़ादी के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की है? तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड, 28 अप्रैल 1916 को पुणे में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। चलिए मैं एक ट्रिक से बता देता हूँ ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद रहे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद रखिएगा, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। क्लियर? आप इसके लिए कुछ ट्रिक मैं लिखता हूँ, बाप। क्या याद कीजिए? बाप। अब देखिए होम रूल लीग की स्थापना का जो श्रेय जाता है वह एनी बेसेंट को जाता है। क्लियर है? और एनी बेसेंट ने भी भारत में होम रूल लीग की स्थापना किया था सितंबर में, लेकिन मैं एक ट्रिक बात, सबसे पहले किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखिए आप लोग को याद करना BAP, देखिए 20 हो गया बाल गंगाधर तिलक, 21 हो गया फ्रेंड्स अप्रैल महीना, और 30 हो गया पुणे में। यानी बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल
1916 को 28 अप्रैल 1916 को पुणे में स्थापना किया था किसका, भारतीय होम्यो लीग का। ठीक है, वही बात करते हैं एनी बेसेंट का। तो फ्रेंड्स एनी बेसेंट ने सितंबर मंथ में, यानी कि 9वां महीना सितंबर में इन्होंने स्थापना किया था होम्यो लीग का। ये भी 1916 में ही किया था। क्लियर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ आप लोग के बीच में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रसिद्ध है। तो 9 लिपियां प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2001 जनगणना बोल रहा है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, मैं स्पीड बोल दिया था। 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। क्लियर है, चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। आप लोग को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा हिंदी होती है। सेकेंड में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो होता है बंगाली, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। झारखंड में सेकेंड में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली। और बात करते हैं थर्ड में, तो थर्ड में जो बोली जाती है वो मराठी भाषा बोली जाती है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वही फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जीवी मावलंकर प्रथम स्पीकर थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीवी मावलंकर, जिसका पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो देखिए, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसका शॉर्टकट नेम क्या है, जीवी मावलंकर के खिलाफ लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, ये प्रथम स्पीकर थे। क्लियर है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए प्रथम स्पीकर। तो फ्रेंड्स स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष को, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हम लोग बोलते हैं स्पीकर। और फ्रेंड्स इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 93 में इसके बारे में बोला गया, ठीक है, जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर 93 में। और वर्तमान समय भारत में लोकसभा जो चल रहा है वो 18वां लोकसभा चल रहा है। कौन सा नंबर का चल रहा है ये, भारत में वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा चल रहा है। क्लियर है, और 18वीं लोकसभा का जो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है उसका नाम है फ्रेंड्स ओम बिरला। और ये लगातार 2 बार, यानी कि लगातार 2 बार फ्रेंड्स ये भारतीय लोकसभा का अध्यक्ष बने। क्लियर है, ये याद रखें। इससे पहले 17वीं लोकसभा में भी ओम बिरला अध्यक्षता संभाले थे। क्लियर है, और अविश्वास प्रस्ताव किसके लाया गया था, जीवी मावलंकर, जो कि प्रथम स्पीकर हो चुके हैं, रहे थे। अब बात करते हैं मीरा कुमार का। तो फ्रेंड्स मीरा कुमार ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, जगजीवन राम की नतिनी मीरा कुमार है, जो कि भारतीय लोकसभा का प्रथम महिला स्पीकर है। भारतीय लोकसभा का पहला महिला स्पीकर बोलेंगे तो मीरा कुमार है। क्लियर है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो है वह उड़ीसा के पारादीप में है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, बंदरगाह की कुल संख्या भारत में कुल कितना 11 है, जिसमें आप लोग का 6 जो होता है पूर्व के साइड होता है और 5 होता है पश्चिम के साइड में होता है। क्लियर है, चलिए देखते हैं, मैं कुछ डिस्कस करता हूँ। कांडला, तो फ्रेंड्स कांडला बंदरगाह कहाँ पे, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, कांड कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, गुजरात में है। वही बात करते हैं मारमा गोवा। तो फ्रेंड्स ये मारमा गोवा बंदरगाह आपका गोवा में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनायमुड़ी। क्या है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिए, अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो अनायमुड़ी तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है, यानी कि तमिलनाडु, ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे मानचित्र में। तो ये तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, वही बात करते हैं फ्रेंड्स पश्चिमी घाट का। तो ये आपका जो होता है ये पश्चिमी घाट का। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो महेंद्रगिरी होता है। पूर्वी घाट का कौन सा होता है, महेंद्रगिरी होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आप लोग का करेंसी दिया जो कि आप लोग का सिलेबस में दिया, उसके अकॉर्डिंग बोला कौन सा सही नहीं है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला जापान, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा जापान का जो मुद्रा होता है वो एन होता है, ये सही है। बात करते हैं ब्राज़ील का। तो फ्रेंड्स ब्राज़ील का जो मुद्रा होता है उसे हम लोग बोलते हैं रियाल, ये भी सही है। चीन, तो फ्रेंड्स चीन का जो मुद्रा होता है उसे बोलते हैं युआन। वही बात करते हैं इजराइल का। तो इजराइल का जो मुद्रा होता है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं सेकेल। क्या बोलते हैं, सेकेल, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इजराइल का जो मुद्रा होता है सर उसे बोलते हैं सेकेल। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा इजराइल की जो मुद्रा है, नई मुद्रा का नाम है सेकेल है। इजराइल की नई मुद्रा का नाम है सेकेल है।
अब नेक्स्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है? तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो पुराना नाम है वह ट्रेन 18 है। क्या फ्रेंड्स? ट्रेन 18 है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रेन 80 वंदे भारत का पुराना नाम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, प्रेस की स्वतंत्रता, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्याभूति देने के लिए कोई विनिष्ट उपबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता 19A, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 19A यानी भी या फिर 19 का भी बोल सकते हैं, में अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 19 होगा, 19A होगा। क्या होगा? 19A होगा। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं देख बताता हूँ। 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोगों को याद करना पड़ेगा पुरंदर की संधि कब हुआ था। फेमस फेमस क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को फिर डिस्कस करता। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था, और ये किसके बीच हुआ था ये भी मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद कीजिए, देखिए जो मैं बताता हूँ। शिवाजी देखिए, इसका राइट आंसर होगा जय। देखिए 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुआ था। क्लियर है? ये याद रखिएगा आप लोग। तो शिवाजी के साथ साथ हुआ था, जयसिंह के बीच में हुआ था पुरंदर की संधि। मैं कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनेगा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां के असफल होने पर शिवाजी को कुचलने हेतु आमेर का मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत भेजा, जिससे शिवाजी की पुरंदर की संधि हुई थी। यानी सिंपल वे में आप लोग याद रखिएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए शिवाजी, तो फ्रेंड्स शिवाजी और किसके बीच हुआ था? जय सिंह, ये दोनों के बीच में हुआ था। और कौन सा हुआ था? ये पुरंदर की संधि हुआ था। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, कब हुआ था? 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक क्रोड भारत की सबसे भीतरी भाग किस धातु का बना होता है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग नीफे, आप लोग याद करें नीफे, यानी निकेल और लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? निकेल और लोहा का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीफे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को हम लोग बोलते हैं भूपर पट्टी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भूपर पट्टी पृथ्वी के बाहरी परत को हम लोग कहते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोलता है तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्या होगा? ये गोवा। वही फ्रेंड्स, अगर प्रतिशत के बारे में बात करता है, अगर प्रतिशत की दृष्टि से बोलता है सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो उसका जो राइट आंसर होगा प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर बोलेगा तो सबसे छोटा इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा आप लोग सिक्किम। क्या लिखिएगा? सिक्किम। और वही बोलेंगे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है ये। चलिए, भारत के किस शहर को उद्यान शहर यानी गार्डन सिटी कहा जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो बेंगलुरु को फ्रेंड्स उद्यान सिटी कहते हैं। क्लियर है? या फिर गार्डन सिटी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आप लोग को ये भी क्वेश्चन पता होगा, चंडीगढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ फेमस था ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैं यहाँ पे स्किप करा मेरे माइंड से। चंडीगढ़ कुछ कन्फ्यूजन में चंडीगढ़। चलिए मैं आएगा तो मैं बता दूंगा चंडीगढ़ को। 12वां अग्नि वॉरियर्स 2022 का अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 12वां 13वां याद नहीं करना, आप लोग को सबसे पहले याद करना अग्नि वॉरियर्स किन दो देशों के बीच में होता है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसे बोलते हैं अग्नि वॉरियर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? सेफ्रॉन क्रांति जो संबंधित है वह केसर से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केसर से संबंधित है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अमेरिका वित्त वर्ष 2022-23 का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा 2.9%। 2.9% होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। कौन सा ऑपरेशन चला फ्रेंड्स? ऑपरेशन कावेरी। वही बात करते हैं ऑपरेशन गंगा का। तो फ्रेंड यूक्रेन में फंसे लोगों, भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्लियर है? और बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त फ्रेंड्स तुर्की में जिसका नाम तुर्की रख गया, तो वहाँ से भारतीय लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 श्रीनिवास वर्धमान को किस क्षेत्र में दिया गया?
तो ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार श्रीनिवास वर्धमान को विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया था। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद कीजिए, 2023 में पद्म विभूषण किसे मिला था? श्रीनिवास वर्धमान को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला था। कुल कितने लोगों को मिला था ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो कुल 5 लोगों को मिला था। क्लियर है? ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा ये था। तो बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय का स्थापना किसने की थी? तो फेमस, तो बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? एनी बेसेंट ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एनी बेसेंट ने किया था। क्लियर है? और एनी बेसेंट ने सेंट्रल स्कूल का स्थापना जो किया था वह 1898 में किया था। 1898 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों द्वारा दिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, संथालों द्वारा दिकु शब्द का प्रयोग साहूकारों के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? साहूकारों के लिए किया जाता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित याम्योत्तर में से भारत का मानक याम्योत्तर कौन सा है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारत मानक याम्योत्तर जो होगा 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 इंच होगा। ठीक है, 30 इंच होगा। तो जो कि इसमें आप लोग को पूर्व होगा, ये भी ध्यान रखिए, पूर्व होता है ये। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये ए हो गया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, भारत का मानक याम्योत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसके लिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, आंधी में छाता उड़ा, आंधी में छतरी उड़ी। तो आ से हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंधी में। माँ से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, छा से हो गया छत्तीसगढ़, छाता उड़ी से उड़ीसा, और ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश भी होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, भारत के सबसे कम उम्र में, यानी कि भारत के सबसे कम उम्र में, यानी कि सबसे न्यूनतम आयु में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, राष्ट्रपति कौन बने? तो उसका नाम होगा द्रौपदी मुर्मू। सबसे कम उम्र में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी है। क्लियर है? ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा सर, भारत की पहली महिला आदिवासी मुख्य राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और ये भारत का 15वीं राष्ट्रपति है। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर? और ये उड़ीसा के रहने वाला है। क्लियर है? और इसके साथ साथ आप लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, भारत का उपराष्ट्रपति, तो वर्तमान समय भारत का जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ है। क्लियर? इससे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि पूछ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी हेडलाइंस पे चल रहे थे। ठीक है, क्योंकि इन पर भी अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था। तो जगदीप धनखड़, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी धनखड़ था ये, जो कि ऑलरेडी आप लोग को पता हो, ये राजस्थान के रहने वाला है। वही बात करते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो भारत का 50वां नंबर का मुख्य न्यायाधीश जो है वह CY चंद्रचूड़ है। CY चंद्रचूड़ है। अब बात करते हैं भारत का प्रधानमंत्री का, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, लगातार 18वें लोकसभा चुनाव में, यानी कि लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, जो कि वाराणसी से, यानी वाराणसी इसका कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र, यानी विधानसभा क्षेत्र है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, रंगराजन समिति का जो संबंध है वह भुगतान संतुलन से है। भुगतान संतुलन से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए मैं और भी आप लोग कुछ डिस्कस कर देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बात करते हैं जनसंख्या नीति का। तो जनसंख्या नीति से संबंधित है स्वामीनाथन समिति। अगर क्वेश्चन आता है स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, तो जनसंख्या नीति से संबंधित है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, बैंक सुधार, बैंक वाला मुझे कन्फ्यूजन में है। ठीक है, चलिए ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है ये? फेमा, जिसे बोलते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का को अंतिम से लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 2002 में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, केवल जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। फेमा, जिसे बोलते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से 2002 को लागू किया गया। ठीक है, तो रहा फ्रेंड्स आप लोग के बीच में ये हमारा 20 मिनट का क्वेश्चन था, जो कि मैं आप लोग के बीच में GS को क्वेश्चन डिस्कस किया ऑन द बेसिक ऑफ सिलेबस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, झारखंड के बारे में डिस्कस करता हूँ। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।